हेलो एवरीवन। तो नेशनलिज्म इन इंडिया का चैप्टर हम पिछले वीडियो तक खत्म कर चुके हैं। ठीक है, 5 लेक्चर्स थे टोटल। ये बैक एक्सरसाइज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये हम लोग बैक एक्सरसाइज कर रहे हैं किसकी, नेशनलिज्म इन इंडिया की। ठीक है, बैक एक्सरसाइज। ठीक है, तो चालू करते हैं। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन इससे और में दिए हुए हैं, बट वी नो कि एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, व्हाई इज द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन द कॉलोनीज लिंक टू एन एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। मतलब ये पूछ रहा है कि ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म क्यों इन्वॉल्व है एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, जब लोगों को समझ में आएगा कि हमारी कंट्री हमारी है और किसी और के हाथ में चली गई है, तभी तो हम उसके लिए लड़ेंगे, तभी तो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स होंगी। तो हम देख लेते हैं कि इसका आंसर हमको कैसे देना है। ठीक है, answer: the growth of modern nationalism in the colonies is linked to an anti-colonial movement due to the factors as mentioned below. People began discovering their unity in the process of their struggle with colonialism. The sense of the sense of being oppressed under colonialism provided a shared bond that tied many different groups together. तो people began discovering their unity in the process of the struggle. ठीक है, मतलब कि जब वो लोग colonialism से मतलब फ्रीडम के लिए लड़ रहे थे बेसिकली। ठीक है, एक कॉलोनी नहीं बने रहना चाहते थे, तो क्या हुआ कि उनमें यूनिटी आई। ठीक है, सब मिलके स्ट्रगल कर रहे थे तो उनमें यूनिटी आई। द सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड अंडर कॉलोनियलिज्म प्रोवाइडेड अ शेयर्ड बॉन्ड दैट टाइड मेनी डिफरेंट ग्रुप्स टुगेदर। ठीक है, वही बोल रहा है वापस कि जो ये फीलिंग थी कि हम सब साथ में ऑप्रेस्ड किए गए हैं एक फॉरेन कंट्री के द्वारा, इस फीलिंग ने सबको एक साथ बांध दिया। टाइट मेनी डिफरेंट ग्रुप्स टुगेदर। ठीक है, डिफरेंट ग्रुप समझ में आ रहा है ना, लाइक अलग अलग कास्ट और अलग अलग मतलब अलग अलग कास्ट, अलग अलग रिलीजन, तो सब टाइड अप हो गए इस स्ट्रगल से। As each class and group felt the effect of colonialism differently, their experiences were varied and their notions of freedom were not always the same. So the Congress under Mahatma Gandhi tried to forge these groups together within one movement. Thus, in spite of differences and conflicts, different groups and communities came under the banner of Indian National Congress and took part in various movements which were anti-colonial or against the British. ठीक है, तो फिर से इसने यही बोला कि हर जो क्लास थी और हर जो ग्रुप था उसका जो इफेक्ट था, उस पे जो कॉलोनियलिज्म का जो इफेक्ट पड़ा था वो डिफरेंट था। ठीक है, हर कोई डिफरेंटली अफेक्टेड था। तो उनके जो एक्सपीरियंसेस थे ये फ्रीडम को लेके कि हमें फ्रीडम से ये फायदा होगा, ये वो फायदा होगा, ये चीजें भी डिफरेंट थी। ठीक है, वो सारी अलग अलग थी, वर नॉट ऑलवेज द सेम। सो द कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी ट्राई टू फोर्ज दीज ग्रुप्स टुगेदर विद इन वन मूवमेंट। ठीक है, तो जो कांग्रेस जो पार्टी थी, ठीक है, जो महात्मा गांधी जिसके लीडर थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने फोर्ज किया, उन्होंने सारे लोगों को ये समझाया कि तुम एक मूवमेंट की तरफ आ जाओ, क्योंकि सबकी प्रॉब्लम्स जो है फ्रीडम से ही सॉल्व हो जाएंगी। Forge these groups together within one movement. ठीक है, thus in spite of differences and conflicts, different groups and communities came under the banner of Indian National Congress. ठीक है, तो इतने सारे differences और एक दूसरे से conflicts होने के बावजूद ये सारे लोग और ये जितनी भी कम्युनिटीज थी वो एक बैनर के नीचे आई जिसका नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड टुक पार्ट इन वेरियस मूवमेंट्स विच वर एंटी कॉलोनियल। ठीक है, तो उन्होंने बहुत सारे मूवमेंट्स में पार्ट लिया और वो मूवमेंट कौन से थे, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट थे, ऑब्वियसली बात है, और अगेंस्ट द ब्रिटिश। ठीक है, वैसे एंटी कॉलोनियल मूवमेंट का मतलब अगर नहीं पता हो तो वो सारी चीजें जो हमें ऐसा कॉलोनी नहीं रहने देंगी। ठीक है, हम वो सारी मूवमेंट करें जिससे हमें फ्रीडम मिल जाए और हम किसी की कॉलोनी ना बने रहें। ठीक है, तो दैट्स एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। ठीक है, हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, हाँ, तो यह है फर्स्ट पार्ट। जो क्वेश्चन था, व्हाई इज द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन कॉलोनीज लिंक्ड टू एन एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, ये फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकंड थिंग इज हाउ डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ नेशनल मूवमेंट इन इंडिया। तो अब ये पूछ रहा है कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें इंडिया ने पार्ट नहीं लिया था, ऑल्दो फिर भी हमारे जो सोल्जर्स थे, सोल्जर्स क्या बोलेंगे, जो हमारे लोग थे, इंडियन पीपल्स थे, वो वहां पे फाइट करने गए थे ब्रिटिशर्स की वजह से। तो ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसमें कैसे नेशनल मूवमेंट मतलब नेशनल मूवमेंट की ग्रोथ की इंडिया में, उसने क्या योगदान दिया कि हम इंडियंस में इतना एंगर हो गया, इतना एंगर डेवलप हो गया और हम लड़ने लग गए, हम नेशनल मूवमेंट कर रहे हैं। हाँ,
करने लग गए। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या योगदान था बेसिकली इसमें, तो देखते हैं। द डिफेंस एक्सपेंडिचर हैड इंक्रीज, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, ऐसे ही अपन को पॉइंट्स में लिखने हैं सारे आंसर्स, ठीक है। हाँ, सो द डिफेंस एक्सपेंडिचर हैड इंक्रीज्ड, ठीक है, मतलब कि जो कॉस्ट हो रही थी वॉर की, जो पैसे लग रहे थे कॉस्ट में, वेपन्स खरीदने में, एक दूसरे को क्योर करने में, तो ये सारी जो खर्च थे वो बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। डिफेंस का जो एक्सपेंडिचर था वो बहुत सारा बढ़ गया था। वॉर लोन्स वर टेकन एंड मोर टैक्सेस वर इम्पोज, ठीक है, तो वॉर लोन्स लिए जा रहे थे, ठीक है, और बहुत सारे टैक्सेस जो थे इम्पोज हुए, क्योंकि से बहुत सी कंट्रीज ने वॉर लोन्स लिए थे, ठीक है, उसके वजह से इन्होंने क्या किया, टैक्सेस कहाँ पे डाल दिए, इंडिया में। ब्रिटिशर्स ने टैक्सेस कहाँ डाल दिए, इंडिया में, ठीक है। टैक्सेस वर इम्पोज्ड इन इंडिया ऑन कॉमन पीपल, ठीक है, जिसके वजह से लोगों में एंगर, मतलब लोगों को गुस्सा आने लगा। कस्टम ड्यूटीज वर रेज्ड, इनकम टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है, तो कस्टम ड्यूटीज वर रेज्ड, ठीक है, इनकम टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड। बेसिकली हर जगह से किसी तरह से पैसा निकालने की, किसी तरह से लूटने की कोशिश होने लगी, ठीक है, तो यहाँ पे इनकम टैक्सेस भी इंट्रोड्यूस किए गए। नाउ द राइज इन प्राइस लेड टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द पीपल। अब ये जो प्राइजेस जो बढ़े, ठीक है, देखो टैक्स तो बढ़ ही गया, लेकिन चीजों के प्राइजेस भी बढ़ गए, क्योंकि वॉर के टाइम पे पूरी जो वर्ल्ड थी उसको प्रॉब्लम थी, ठीक है, पूरी वर्ल्ड को जो थी प्रॉब्लम थी, हर कहीं पे कुछ ना कुछ चीजों की शॉर्टेज थी, इसीलिए जो प्राइजेस थे बहुत सी चीजों के वो बढ़ गए, ठीक है, प्राइजेस बहुत बढ़ गए, जिसके वजह से जो कॉमन पीपल है उसको बहुत ज्यादा हार्डशिप, मतलब कि उसको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, ठीक है, इस वजह से जो नॉर्मल इंसान था, जो कॉमन पीपल था, उसको बहुत गुस्सा आया। There was widespread discontentment in the rural area due to forced recruitment of soldiers, ठीक है, तो हम सब जानते हैं कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी तो ब्रिटिशर्स is a very small British is a Britain is a very small country, it's not as big as India, right? तो उन लोगों के पास सोल्जर्स नहीं थे, और अगर थे भी so why they'll use their own soldier। उन्होंने क्या किया, हमारी कंट्री से सोल्जर लेना चालू कर दिया, ठीक है, उन्होंने सोचा कि हाँ, जो हमारी कॉलोनीज है, ठीक है, जो इंडिया चाइना जितनी भी कॉलोनीज थी उस टाइम पे, हम वहां से सोल्जर्स रिक्रूट करते हैं। तो उन्होंने फोर्सफुली सोल्जर्स को रिक्रूट करना चालू कर दिया, ठीक है। सो क्या हुआ, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट ऑफ सोल्जर्स, ठीक है, हम जाना नहीं चाहते थे, हमारी वॉर नहीं थी, लेकिन तो भी हमें लड़ना पड़ रहा था, तो इस वजह से भी लोगों को बहुत गुस्सा आया। In 1918 to 1919 and 1920 to 1921 क्रॉप्स फेल्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, तो ये जो टाइम था, इस टाइम के बीच में क्या हुआ, क्रॉप्स फेल्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, बहुत इंडिया के कई सारे पार्ट्स में क्रॉप फेल हो गए, ठीक है, अनाज बर्बाद हो गया, रिजल्टिंग इन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत कम खाना बच गया पूरे देश में। देयर वॉज इन्फ्लुएंजा टू, ठीक है, तो अपन जानते हैं एक इन्फ्लुएंजा का एक एपिडेमिक भी आई थी, ठीक है, देयर वॉज अ इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक टू अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1921 12 to 13 million people perished as a result of famines and epidemics, ठीक है, तो कितने लोगों की इसमें कितने लोग इससे अफेक्ट हुए थे, 12 to 13 मिलियन पीपल इस चीज से अफेक्ट हुए थे, ठीक है। People thought that their hardships and suffering would came to an end after the war, but that did not happen। उन्होंने सोचा कि जैसे ही ये वॉर खत्म हो जाएगी तो उनकी जो ये हार्डशिप, उनको जो इतना मेहनत करना पड़ रहा है, उनको जो इतना सारा टैक्स देना पड़ रहा है, ठीक है, और ये सारी जो प्रॉब्लम्स आई है वो शायद खत्म हो जाएंगी। सो दीज फैक्टर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इंडिया। तो ये जो जितनी भी फैक्टर्स थी वो रिस्पॉन्सिबल थी किस लिए, नेशनलिज्म, जो नेशनलिज्म है इंडिया में डेवलप होने के लिए, ये सारी फैक्टर्स जो है वो इम्पोर्टेंट थी, ठीक है। तो अपन को समझ में आ गया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने कैसे हमारे अंदर का गुस्सा एक तरह से भड़काया है, और हमने कैसे इस मूवमेंट में मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की जो जितनी भी परेशानियां आई थी उसने कैसे हमें इस मूवमेंट की तरफ अग्रसर किया है। तो बेसिकली द फर्स्ट थिंग इज द डिफेंस एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ गया था, वॉर लोन्स लिए गए थे, तो टैक्सेस किससे लिए जा रहे थे, हमसे लिए जा रहे थे, इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी से सारे टैक्सेस लगे, ठीक है। प्राइजेस जो नॉर्मल चीजें थी, रोजमर्रा की चीजें थी, उनके भी प्राइजेस बहुत ज्यादा बढ़ गए। इन सारी ही चीजों से मिला जुला के जो कॉमन मैन था, जो गरीब इंसान था, उसको बहुत प्रॉब्लम होने लगी। साथ में फोर्स रिक्रूटमेंट हो रही थी लोगों की, ठीक है, हमें हमें वॉर लड़ना नहीं था, लेकिन तो भी हमसे जानबूझ के लड़वाया जा रहा था, ठीक है।
1980 19 हाँ, तो इस टाइम पे क्या हुआ, क्रॉप्स भी फेल हो गए थे, बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो गई थी खाने की। उसके ऊपर एक इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक भी आ गया था, 12 to 13 मिलियन पीपल्स इससे अफेक्ट हो गए थे। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी, और इतनी सारी प्रॉब्लम्स के चलते ही हमारे अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग आई, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से। ठीक है, नाउ व्हाई वर इंडियंस आउटरेज्ड बाय द रॉलेट एक्ट, मतलब रॉलेट एक्ट से हम इंडियंस क्यों इतने गुस्से में थे, हमें क्यों बिल्कुल नहीं पसंद था, मतलब ये रॉलेट एक्ट बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता था। बेसिकली इस एक्ट में क्या प्रॉब्लम थी, Indians were outraged by the Rowlatt Act due to the following reasons. They had hoped that after the war their hardships would be over and the government would take steps to improve their conditions. हाँ, so on the other hand, the government got the Rowlatt Act passed in the Imperial Legislative Council against the united opposition to the Indian members. ठीक है, तो they had hoped that after the war their hardships would be over and the government would take steps to improve their condition। मतलब सारे लोगों को क्या लगा था कि जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगा तो जितनी भी ये परेशानियां हो रही है, इतना इनकम टैक्स जो हमें पे करना पड़ रहा है, सब कुछ जो पे करना पड़ रहा है वो शायद अब बंद हो जाए, ठीक है, क्योंकि वॉर खत्म हो गई तो अब किस चीज के पैसे हमसे मांगे जा रहे हैं, तो अब शायद ये सारी जितनी भी हमें परेशानियां हो रही है वो शायद खत्म हो जाए और गवर्नमेंट हमारी कंडीशन को ठीक करने की कोशिश करेगी, ऐसा लोगों को लगा। लेकिन हुआ क्या, उसका अपोजिट गवर्नमेंट ने क्या किया, रॉलेट एक्ट पास कर दिया इंपेरियल लेजिस्लेटिव में अगेंस्ट द यूनाइटेड अपोजिशन ऑफ द इंडियन मेंबर्स। ठीक है, जितने सारे लोगों ने, यूनाइटेड अपोजिशन मतलब जितने सारे लोगों ने इस एक्ट को अपोज किया कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद भी जो हमारी गवर्नमेंट थी, मतलब उस टाइम पे जो गवर्नमेंट थी, बेसिकली ब्रिटिशर्स जो थे, उन्होंने क्या किया, रॉलेट एक्ट को पास कर दिया, जबकि उन्हें हमारी कंडीशंस को सुधारना था। The act gave the government enormous power to repress political activities. It allowed detention of political prisoners without trial for 2 years। ठीक है, तो ये एक्ट की पावर क्या थी, बेसिकली ये एक्ट था क्या, ये एक्ट था कि जो गवर्नमेंट होगी इसको इनॉर्मस पावर मिल जाएगी पॉलिटिकल एक्टिविटीज को रिप्रेस करने की, मतलब जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज होंगी उसको बंद कर देने की, उसको दबा देने की पूरी पावर मिल जाएगी, किसको, हमारी गवर्नमेंट को। इट अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। इसने क्या किया, ये गवर्नमेंट को अलाउ करती है कि तुम पॉलिटिकल प्रिजनर्स, मतलब जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स, मतलब पॉलिटिकल में, मतलब पॉलिटिक्स में जितने भी लोगों को तुमने अरेस्ट किया है, ठीक है, और तुमने प्रिजन में बंद किया है, उनको तुम 2 साल तक अपने प्रिजन में रख सकते हो विदाउट डिटेंशन। ठीक है, मतलब विदाउट एनी ट्रायल। ठीक है These provisions meant the suspension of true principle of justice, trial by jury and habeas corpus, the rights safeguarding against illegal imprisonment। ठीक है, तो इसके वजह से हुआ क्या कि जो दो तरह का अन्याय हुआ बेसिकली। ठीक है, सबसे पहले क्या कि तुम ऐसे, अगर तुम किसी को प्रिजन में बंद कर रहे हो, ठीक है, तो उसके पास पूरा राइट है कि वो अपने आप को सही प्रूव कर सके कोर्ट में जाके। ठीक है, लेकिन ये राइट उनसे छीना गया, तो ये एक इनजस्टिस था। सेकंड क्या कि ऐसा भी तो हो सकता है कि गलती हुई ही ना हो, ठीक है, गलती हुई ही ना हो, लेकिन हमें किसी ने गलत फहमी से या फिर जानबूझ के अपनी पर्सनल दुश्मनी की वजह से अरेस्ट कर लिया हो, तो ऐसे टाइम पे हम अपने आप को सही प्रूव नहीं कर सकते, तो ये भी एक इनजस्टिस हुआ। 2 साल तक आप किसी को जेल में बंद करके नहीं रख सकते विदाउट एनी कोर्ट ट्रायल। So this was the bad thing about this Rowlatt Act. The Rowlatt Act was considered as black law, and the Indians under the leadership of Gandhi decided to oppose it by non-violent civil disobedience, which would start with a hartal on 6 April। ठीक है, तो हुआ ये कि जो ये रॉलेट एक्ट थी उसे ब्लैक लॉ माना गया। ठीक है, रॉलेट एक्ट वाज कंसिडर्ड एज ब्लैक लॉ, और जो इंडियंस थे, ठीक है, गांधी जी के लीडरशिप में उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू करेंगे इसके खिलाफ। कब जिसकी शुरुआत कब होगी, हड़ताल से, जो कि 6 अप्रैल को है। मतलब कि नॉन वायलेंट, मतलब कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो कि नॉन वायलेंट था, ठीक है, अहिंसा के ऊपर था, वो 6 अप्रैल को चालू हो रहा था। हड़ताल से इसकी शुरुआत हो रही थी, उस दिन क्या था, एक हड़ताल होने वाला था और इससे उसकी शुरुआत हो रही थी।
ठीक है, तो ये सब कुछ है रॉलेट एक्ट के बारे में। सबसे पहले क्या, सबसे पहले तो लोगों को लगा कि वॉर के बाद गवर्नमेंट हमारी प्रॉब्लम्स को समझेगी, टैक्सेस हटाएगी, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, रॉलेट एक्ट को पास कर दिया उल्टा। ठीक है, जबकि सारे इंडियंस ने इसे मनाही मतलब इस पे इसके अगेंस्ट थे, उसके बाद भी रॉलेट एक्ट पास हो गया। उसके बाद रॉलेट एक्ट है क्या, ये गवर्नमेंट को पूरी पावर देता है कि किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज को रिप्रेस कर सकता है। दूसरी चीज, ये किसी को भी जेल में रख सकता है 2 साल के लिए, ठीक है, विदाउट एनी कोर्ट ट्रायल। ठीक है, उसके बाद थर्ड चीज क्या थी, ये एक बहुत बड़ा अन्याय था। इससे बहुत सारी इससे जो प्रिजनर है उसको मतलब एक बेसिकली ये प्रिजनर के लिए एक अन्याय है, वो अपने आप को सही प्रूफ नहीं कर सकता है कोर्ट में। ठीक है, रॉल और फिर पांचवा पॉइंट क्या है कि रॉलेट एक्ट जो था इंडिया में ब्लैक लॉ के नाम से माना जाता था, और इंडियंस गांधी जी के लीडरशिप में इसके अगेंस्ट सिविल डिसोबीडियंस चालू कर रहे थे, जो कि नॉन वायलेंट था। कब, 6 अप्रैल को इसकी शुरुआत हुई, जो कि एक हड़ताल था, मतलब 6 अप्रैल को एक हड़ताल रखी गई और तब उसकी इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, गांधी जी डिसाइडेड टू विदड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ड्यू टू द रीजन एज, हाँ तो मतलब सॉरी, फोर्थ क्वेश्चन है, तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, व्हाई डिड गांधी जी डिसाइडेड टू विदड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, मतलब गांधी जी ने क्यों नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विदड्रॉ कर लिया, वापस ले लिया, ऐसा क्या हुआ कि गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विदड्रॉ कर लिया। सो हियर इट इज, द द मूवमेंट वॉज टर्निंग वायलेंट इन मेनी प्लेसेस। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट थी वो बहुत ज्यादा वायलेंट हो रही थी बहुत सारी जगहों पे। ठीक है, और जो हमारा ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो गया या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो गया, बेसिकली सब क्या था, ये सत्याग्रह था। और सत्याग्रह का मूल जो मेन कॉन्सेप्ट था, जो उसकी जो मोरल वैल्यूज थी वो क्या थी, नॉन वायलेंस। हम ये पूरी लड़ाई कैसे जीतेंगे, नॉन वायलेंस के ऊपर। लेकिन क्या हुआ कि यही सेम मूवमेंट वायलेंट होने लगा बहुत सारी जगह पे। सो the movement was turning violent in many places. Gandhiji thought that satyagrahis needed to be properly trained before they could be ready for mass struggle. मतलब गांधी जी को लगा कि जितने भी सत्याग्रही हैं उनको हमें पहले प्रॉपरली ट्रेन करना पड़ेगा, उनको अच्छे से सिखाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह के मास स्ट्रगल से पहले। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्या हो रहा था, वो लोग बहुत जल्दी गुस्से में आ जा रहे थे, बहुत जल्दी वायलेंट हो जा रहे थे। This was in context of the incident of Chauri Chaura, a village in Gorakhpur district, UP, where 22 police men were brutally killed after they had fired on a political procession. ठीक है, तो ये सारी चीजें मतलब कैसे चालू हुई, बेसिकली इसका ही एक इंसिडेंट ये है कि चौरी चौरा एक विलेज का नाम है, जहाँ पे क्या हुआ था, ये गोरखपुर नाम है, सॉरी, चौरी चौरा इंसिडेंट का नाम है, और ये गोरखपुर विलेज में हुआ था, जिस यूपी के डिस्ट्रिक्ट में, वेयर 22 पुलिसमैन वर ब्रूटली किल्ड। ठीक है, 22 पुलिसमैन वर ब्रूटली किल्ड आफ्टर दे हैड फायर्ड ऑन अ पॉलिटिकल प्रोसेशन। मतलब किसी बंदे पे या किसी इंसान पे जो कि एक नेशनलिस्ट था, उस पे जब फायर किया गया ब्रिटिशर्स ने, तो ऐसे 22 पुलिसमैन को मार डाला गया था उस गांव में। इसी को कहते हैं चौरी चौरा इंसिडेंट, जो कि गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, यूपी में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। तो ये बातें याद रखना। फिर what is the third point, there had been disturbance in Madras and Calcutta also. The above factors made it clear that the country was not get ready of mass मूवमेंट। मतलब इसी तरह की डिस्टर्बेंस मद्रास और कलकत्ता में भी हुई थी, मतलब कि चीजें वायलेंट हो गई थी जो कि नॉन वायलेंट रहनी चाहिए थी। तो इसी तरह के डिस्टर्बेंस के वजह से जो गांधी जी थे, उन्होंने इस मूवमेंट को वापस ले लिया। सो गांधी जी प्रिवेल्ड अपॉन द कांग्रेस वर्किंग कमिटी टू कॉल ऑफ द मूवमेंट। तो गांधी जी ने इस मूवमेंट को वापस ले लिया। ठीक है, तो सबसे पहले तो पहला पॉइंट क्या था इसका कि मोस्ट ऑब्वियस रीजन कि जो मूवमेंट था वो वायलेंट हो रहा था। सेकंड, जो सत्याग्रही थे, ठीक है, वो अभी रेडी नहीं थे मास स्ट्रगल को, उनको अभी मास स्ट्रगल के लिए, इस तरह के बड़े बड़े स्ट्रगल के लिए रेडी करवाना था। और उसका एक सबूत है, एक इंसिडेंट जो बहुत ज्यादा वायलेंट चला गया था, वो है चौरी चौरा, जहाँ पे 22 पुलिसमैन को बहुत ज्यादा बुरी तरीके से मार दिया गया था। ठीक है, सेकंड, थर्ड पॉइंट क्या है कि मद्रास और कलकत्ता में भी इसी तरह की चीजें हो रही थी, बहुत चीजें वायलेंट हो जा रही थी, इसलिए गांधी जी ने अपने कांग्रेस वर्किंग कमेटी से बोला कि इस मूवमेंट को वापस ले लो, कॉल ऑफ कर लो। ठीक है, नाउ अभी क्वेश्चन 2 पे, व्हाट इज मेंट बाय द आइडिया ऑफ सत्याग्रह।
ठीक है, और एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ सत्याग्रह अकॉर्डिंग टू गांधी जी। मतलब इन दोनों ही क्वेश्चन एक ऐसे ही क्वेश्चन है और इन दोनों का आंसर सेम ही होने वाला है। ठीक है, और सत्याग्रह इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मैंने उस टाइम पे भी बताया था, सत्याग्रह के बारे में ये लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देख लेते क्या है सत्याग्रह। इज प्योर सोल फोर्स। ठीक है, तो सत्याग्रह क्या है, सत्याग्रह का मीनिंग क्या है, प्योर सोल फोर्स। ठीक है, मतलब कि तुम्हारी जो आत्मा है उसकी जो ताकत है, अपनी आत्मा की ताकत से तुम्हें जंग जीतनी है। ट्रुथ इज द वेरी सब्सटेंस ऑफ द सोल। ठीक है, तो जो सच्चाई है, जो ट्रुथ है, वही सोल का सबसे बड़ा सब्सटेंस है। ठीक है, सोल इज एवरीथिंग अबाउट ट्रुथ। व्हाट इज व्हाई दैट इज व्हाई दिस फोर्स इज कॉल्ड सत्याग्रह। इसीलिए इस फोर्स को हम सत्याग्रह कहते हैं। द सोल इज इन्फॉर्म्ड विथ नॉलेज। ठीक है, ये जो सोल है, सोल इज इन्फॉर्म्ड विथ नॉलेज, मतलब कि जो तुम्हारी आत्मा है उसके पास सारी नॉलेज है। ठीक है, उसके पास सारी नॉलेज है। इट बर्न्स द फ्लेम ऑफ लव। ठीक है, और ये जलती कैसे है, ये प्यार की भाषा से जलती है, या प्यार की फ्लेम से जलती है। फ्लेम इज बेसिकली लॉ। ठीक है, नॉन वायलेंस इज द सुप्रीम धर्म। ठीक है, तो जो नॉन वायलेंस है वो सुप्रीम धर्म, मतलब कि हमें कभी भी किसी पे अहिंसा नहीं करनी चाहिए, अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह emphasizes द पावर ऑफ ट्रुथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रुथ। ठीक है, मतलब जो सत्याग्रह का आइडिया है वो क्या बोलता है, वो ये बताता है कि ट्रुथ में, मतलब सच्चाई में बहुत ज्यादा पावर है और सच्चाई को ढूंढने की जरूरत है। ठीक है, इट सजेस्टेड दैट इफ द कॉज वाज ट्रू, इफ द स्ट्रगल वाज अगेंस्ट इनजस्टिस, देन द फिजिकल फोर्स वाज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑपरेसर। मतलब उन्होंने क्या बोला कि अगर कॉज सही है, इफ द कॉज वाज ट्रू, मतलब अगर तुम्हारा तुम पे जो बीत रही है या जो भी कोई तुम्हें सप्रेस कर रहा है, जो भी है, तो अगर तुम्हारा कॉज सच्चा है, ठीक है, और तुम्हारा स्ट्रगल इनजस्टिस की तरफ है, मतलब अन्याय की तरफ है, तो तुम्हें फिजिकल फोर्स की नीड नहीं है। ठीक है, ऑपरेसर से फाइट करने के लिए, मतलब जो भी तुम्हें दबाने की कोशिश कर रहा है, जो भी तुम पे रूल करने की कोशिश कर रहा है, उससे लड़ने के लिए तुम्हें फिजिकल फोर्स की जरूरत नहीं है, मतलब हिंसा करने की जरूरत नहीं है। तुम उससे क्या बोलते, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, तुम उससे अहिंसा से भी लड़ सकते हो अगर तुम्हारा कॉज सच्चा है और अगर तुम अन्याय के खिलाफ लड़ाई कर रहे हो तो। Without seeking vengeance or being aggressive, a सत्याग्रही could win the battle through non-violence। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि without being vigilant, मतलब कि तुम्हें रिवेंज लेने की जरूरत नहीं है, मतलब तुम रिवेंज नहीं भी ले रहे हो, तुम गुस्से में नहीं भी आ रहे हो, तब भी एक सत्याग्रही पूरी लड़ाई को, पूरी बैटल को जीत सकता है। कैसे, नॉन वायलेंस से, अहिंसा से वो पूरी लड़ाई को जीत सकता है। In Satyagraha, people, including the oppressor, had to be persuaded to see the truth instead of being forced to accept truth through the use of violence। तो क्या बोला है यहाँ पे कि जो सत्याग्रह है वो कहता है कि तुम अपने ऑपरेसर को ये बताओ, ये समझाओ कि सच क्या है। ठीक है, क्या गलत है क्या सही है, उसको फोर्स मत करो। इसको फोर्स करने की जरूरत नहीं है थ्रू वायलेंस की मानो इस बात को, यही सही है। बेसिकली जो भी बात है उसको सीधे समझा दो कि ये सही है ये गलत है, और उसको भी समझ आना चाहिए कि हाँ शायद मैं गलत कर रहा था। ठीक है, अगर चीज गलत है तो वो चीज उसको भी समझ में आएगी। गेटिंग, और उसे हमें फोर्सफुली एक्सेप्ट नहीं करवाना पड़ेगा कि यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। So this was it, and in this way, by this struggle, truth was bound to ultimately triumph. Mahatma Gandhi believed that this dharma of non-violence would unite ऑल इंडियंस। तो इसी से महात्मा गांधी को बिलीव था कि जो इस धर्म से, ये नॉन वायलेंस के धर्म से हम पूरे देश को एकजुट कर सकते हैं, सारे इंडियंस को एकजुट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको एक और बार देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्या है, सत्याग्रह इज प्योर सोल फोर्स। ठीक है, आत्मा की शक्ति, ट्रूथ इज वेरी सब्सटेंस ऑफ द सोल, दिस इज व्हाई दिस फोर्स इज कॉल्ड सत्याग्रह। ठीक है, तो जो सच्चाई है वही पूरी सच्चाई से ही जो है पूरा सोल बना हुआ है। ठीक है, और इसी को हम सत्याग्रह की ताकत बोलते हैं। द सोल इज फॉर्म्ड विथ नॉलेज, मतलब कि हमारे सोल को सारी नॉलेज है और इसमें से प्यार भरा हुआ है। नॉन वायलेंस इज सुप्रीम धर्म, मतलब अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। ठीक है, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह इम्प्रेसेस द पावर ऑफ ट्रुथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रुथ। हाँ, जो डेफिनेशन है बेसिकली सत्याग्रह की, कि हाँ, जो सच में बहुत ताकत है और हमें सच को ढूंढने की जरूरत है। ठीक है, हम अगर हमारा कॉज सच्चा है, अगर हमारी लड़ाई अन्याय की तरफ है, तो हमें फिजिकल फोर्स की जरूरत नहीं है किसी से लड़ने के लिए। ठीक है,
एक सत्याग्रही जो है उसको एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है, गुस्से में आने की जरूरत नहीं है, वो अहिंसा से ही पूरी बैटल को जीत सकता है, ठीक है। और क्या है, और दूसरी, हाँ, सातवीं ये चीज है कि हमें जो हमारा ऑपरेसर है उसको एक्सेप्ट नहीं कराना है कि क्या सही है गलत, इंस्टेड उसको समझाना है कि यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, ठीक है। उसके बाद हाँ, और महात्मा गांधी ने ये भी कहा कि ये जो अहिंसा का धर्म है ये शायद पूरे इंडिया को एकजुट कर देगा, एक साथ ले आएगा, ठीक है। Third, write a newspaper report on the Jallianwala Bagh massacre, the Simon Commission। ठीक है, ये कह रहा है कि एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट लिखो जलियांवाला बाग मैस्केर और द साइमन कमीशन पे, ठीक है। तो जो जलियांवाला बाग मैस्केर हुआ था उस पे तुम्हें क्या क्या पता है वो लिखना है अपन को, और जो साइमन कमीशन है वो लिखना है। तो अभी जलियांवाला बाग का देख लेते हैं, ठीक है। सब इसकी डेट्स वेट सब याद रखना है ना, ये जलियांवाला बाग और ये साइमन कमीशन कब बना, क्यों आया, क्या स्लोगन था, ये सब कुछ है ना। तो a public meeting was announced for the 13th April 1919 at जलियांवाला बाग, ठीक है। तो एक पब्लिक मीटिंग जो थी वो होने वाली थी कब, 13 अप्रैल को 1919 में जलियांवाला बाग में, ठीक है, अपन सबको पता है। अमृतसर में होने वाली थी, अमृतसर में, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट, ठीक है। उस टाइम पे जो रॉलेट एक्ट लगा था उसके अगेंस्ट में ये मीटिंग होने वाली थी। द पीपल were allowed to assemble there after they had gathered there in thousands. General Dyer marched there with armed cars एंड ट्रूप्स, ठीक है। तो वहां पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे, और हमें पता है कि वहां पे जो लोग इकट्ठा हुए थे उनमें से आधे लिटरली वहां पे बैसाखी मनाने आए थे, उनको पता भी नहीं था कि देयर इज समथिंग रॉलेट एक्ट और समथिंग जो आ चुका है। और कुछ लोग थे जो सही में रॉलेट एक्ट के खिलाफ वहां पे मीटिंग करने आए थे, मार्च करने आए थे बेसिकली, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, वहां पे लोग थाउजेंड्स में आ गए। फिर क्या, जनरल डायर वहां पे पहुंचे अपने बहुत सारे कार्स के साथ, ट्रूप्स के साथ, जिसमें बहुत सारे हथियार थे। Without giving any warning to the people to disappear, he ordered firing on the unarmed and peaceful people। तो उन्होंने कोई, मतलब ये जो जनरल डायर आए उन्होंने बिल्कुल वार्निंग नहीं दी, क्योंकि रॉलेट एक्ट का था, रॉलेट एक्ट में बेसिकली ये था कि बहुत सारे लोग एक जगह मीटिंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब ये तो भाई 1000 लोग से एक जगह आके मीटिंग कर रहे थे, तो दैट वाज अगेंस्ट रॉलेट एक्ट। तो उन्होंने कोई वार्निंग नहीं दी कि वापस घर चले जाओ या कुछ भी, ठीक है, हम गोली चलाएंगे वॉटेवर। उन्होंने सीधे फायरिंग चालू कर दी एक पीसफुल पीपल पे, ठीक है। उन सारे लोगों पे उन्होंने सीधे फायरिंग चालू कर दी। द कैजुअलिटीज अमंग द इंडियंस वर वेरी हैवी। डायर्स proposed in doing so was to produce a moral effect to create in the minds of सत्याग्रहीज a feeling a terror and awe। मतलब बेसिकली डायर ने ये क्यों कहा, डायर ने बाद में ये रीजन बताया, उसने ऐसा इसलिए करा ताकि वो एक मॉरल इफेक्ट प्रोड्यूस कर सके सारे सत्याग्रही के दिमाग में कि मतलब एक मॉरल इफेक्ट पैदा करे सारे सत्याग्रही के दिमाग में, डर का बेसिकली, ठीक है। टेरर मतलब डर का, ठीक है, कि बेसिकली तुम्हें हमसे डर के रहना है। दिस मिसकेयर ऑफ इनोसेंट पीपल इन थाउजेंड्स कन्वर्टेड महात्मा गांधी इनटू अ नॉन कॉपरेटर, ठीक है। तो ये जो मैस्कैर हुआ इसके बाद जो जितने इनोसेंट पीपल थे, जितने भी 1000 इनोसेंट पीपल के साथ ये जो घटना हुई, इसके वजह से महात्मा गांधी किस में टर्न हो गए, एक नॉन कॉपरेटर में। मतलब महात्मा गांधी ने सोचा अब हम बिल्कुल भी कॉपरेट नहीं करेंगे, ठीक है। और क्या है, अब साइमन कमीशन, ठीक है। हाँ, सो the Indian members at the Central Legislative Assembly imposed the drawbacks in the Government of India Act of 1919 AD. As a result of it, the Simon Commission was appointed in 1927 AD to suggest any further constitutional reforms. This commission consisted of 7 members and its chairman was Sir John Simon। तो यहाँ पे बहुत कम लिखा है, अपन को इतना कम नहीं लिखना है, ठीक है। सबसे पहले तो ये चीज सही है कि इंडियन मेंबर्स ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली एक्सपोज द ड्रॉबैक्स इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एडी, ठीक है। तो हमारे जो इंडियन मेंबर्स थे, सबसे पहले तो वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला था, बहुत लंबा चला था, और उसके बाद फिर वो बंद भी हो गया था। तो उसके बाद जो है हम इंडियन मेंबर्स ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बहुत सारे ड्रॉबैक्स बताए, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 1919 एडी में, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का जो बहुत सारे ड्रॉबैक बताए, तो क्या हुआ कि फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, मतलब उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी उसने एक साइमन कमीशन बनाई,
ठीक है, अभी साइमन कमीशन क्यों बनाई थी? साइमन कमीशन बनाई थी हमारा इंडियंस का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, और इसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं था। ठीक है, सारे के सारे ब्रिटिशर्स थे। तो हमारी प्रॉब्लम यही थी साइमन कमीशन के साथ, ठीक है, कि ये इसमें इंडियन मेंबर्स भी होने चाहिए। यू आर मेकिंग आर कॉन्स्टिट्यूशन, तो इनमें इंडियन मेंबर्स को भी रखना चाहिए। अब इसका जो लीडर था उसका नाम था सर जॉन साइमन। ठीक है, ये इनके लीडर का नाम था। और ये जब इंडिया आया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, तो जो जितने भी लोग थे इंडिया में, उसने उसको कैसे ग्रीट किया? गो बैक साइमन के स्लोगन से उनने उसको ट्रीट किया। तो अगर ये कुछ भी आए शॉर्ट रिपोर्ट या समथिंग एनीथिंग अबाउट द साइमन कमीशन, तो अपन को इतना सा नहीं लिख के आना है। अपन को ये चीजें तो बोलनी है, साथ में ये भी बोलना है, ये स्लोगन के बारे में बोलना है, गो बैक साइमन, और उसमें कोई इंडियन नहीं था, इंडियन होना चाहिए था। तो इस तरह की बातें करनी है, थोड़ा कंटेंट अपन को लिख के आना है। ठीक है, फिर क्या है? हाँ, why was the, ठीक है, तो ये फर्स्ट, अच्छा सॉरी, देयर आर 3 पॉइंट्स इन दिस। ठीक है, ओके, ये इतना सा नहीं लिखा है, थोड़ा ज्यादा लिखा है। सो व्हाई वाज इट बायकॉटेड बाय द इंडियंस? तो इंडियंस को ये क्यों पसंद नहीं आया? ये रॉलेट, सॉरी, ये जो साइमन कमीशन था और ये जो सर जॉन साइमन के द्वारा ये जो लेड किया जा रहा था, ये इंडियंस को पसंद क्यों नहीं आया? So, but Indians boycotted the Simon Commission because there was no Indian member in this। ठीक है, तो मैंने जैसे बताया कि इसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, और तुम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे हो, इस वजह से ये इंडियंस को पसंद नहीं आया। द टर्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अपॉइंटमेंट डिड नॉट गिव एनी इंडिकेशन ऑफ स्वराज while द डिमांड ऑफ द इंडियंस was ओनली स्वराज। ठीक है, तो जो ये कमीशन में जितनी भी चीजें हुई या जो भी इनका मतलब था, उसमें कहीं भी स्वराज नहीं दिख रहा था। ठीक है, स्वराज मतलब कि इंडिपेंडेंस, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं दिख रहा था इस कमीशन में, या फिर इनका कोई ऐसा बिहेवियर नहीं दिख रहा था कि आपको कुछ भी स्वराज जैसा देने वाले हैं। लेकिन हम इंडियंस जो थे, हमारी एक ही मांग थी, और वो थी स्वराज। ठीक है, कि हमें हमारा देश वापस चाहिए, वी वांट फुल इंडिपेंडेंस। देयरफॉर द इंडियन नेशनल कांग्रेस, द मुस्लिम लीग एंड अदर पार्टीज डिसाइडेड टू अपोज द साइमन कमीशन। इसके वजह से क्या हुआ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, मुस्लिम लीग जो है, और बहुत सी अलग अलग पार्टीज जो थी, उन्होंने डिसाइड किया कि हम साइमन कमीशन को अपोज करेंगे, एंड दिस इज द रीजन कि हम लोग साइमन कमीशन से खुश नहीं थे। Method: Indian people organized hartals all over the country. They also held a black flag demonstration with the slogan Simon Go Back. When the commission reached Bombay, such demonstrations were held everywhere it went. ठीक है, तो क्या हुआ कि ये मतलब हम लोग ने अपोज कैसे किया? बेसिकली ये साइमन कमीशन को हमने अपोज कैसे किया? हमने हड़ताल्स रखी, पूरे कंट्रीज में बहुत सारी हड़ताल्स हुई। ठीक है, काले झंडे बने और उस पर लिखा हुआ था साइमन गो बैक। ठीक है, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। ठीक है, तो इस तरह के स्लोगन्स बहुत फेमस हुए, और यही इसी तरह के डिमॉन्स्ट्रेशन सारे देश में हुए जहां जहां साइमन गया। ठीक है, तो ये था। अभी अपन क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। List all the different social groups which joined the non-cooperation movement of 1921. Choose any three and write about their hopes and struggles to show why they joined the movement। मतलब ये पूछ रहा है कि सारे social groups के बारे में बताओ जो non-cooperation movement में जिन्होंने पार्ट लिया है। ठीक है, उनमें से 3 चुनो, और उनके वो बताओ कि भाई उनका क्या फायदा था, बेसिकली उन्होंने उनका क्या मोटिव था फ्रीडम को लेके बेसिकली। ठीक है, तो ये अपन पढ़ चुके हैं, पर चलो वापस बता देती हूँ। सोशल ग्रुप्स ऑल हु टुक पार्ट इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 to 1922, द फॉलोइंग सोशल ग्रुप्स टुक पार्ट। सॉरी, सम प्रॉब्लम। ओके, तो जो पहला ग्रुप था वो था मिडिल क्लास पीपल इन द टाउन्स, द मूवमेंट इन द सिटीज। ठीक है, द मूवमेंट स्टार्टेड विथ मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटीज। थाउजेंड्स ऑफ students left government controlled schools and colleges. Headmasters and teachers resigned and lawyers gave up their legal practices। ठीक है, तो ये मिडिल क्लास फैमिली की बात हो रही है। सबसे पहले तो जो मिडिल क्लास लोग थे टाउन में, तो उनमें से क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों ने जो था मतलब नॉन कॉपरेशन चालू कर दिया, गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल्स एंड कॉलेजेस में जाना बंद कर दिया, अपनी नौकरी छोड़ दी, टीचर्स लॉयर्स सब ने रिजाइन कर दिया। Then what happened? Boycott of council elections. The council elections were boycotted in most provinces except Madras। ठीक है, तो जो काउंसिल इलेक्शंस थे, वो इलेक्शंस जो बेसिकली ब्रिटिश करवाता था, वो इलेक्शंस को मतलब उस इलेक्शन में पार्ट लेना बंद हो गया। ठीक है, अब उस इलेक्शंस को कोई मान्यता नहीं दे रहा था, कोई उसमें पार्ट नहीं ले रहा था। द पार्टी ऑफ द नॉन
प्रोविंसेस एक्सेप्ट मद्रास, हाँ अपन को पता है कि जो मद्रास में जो है काउंसिल इलेक्शन पे रोक नहीं लगी थी, मतलब वो लोग अभी भी काउंसिल इलेक्शन में पार्ट ले रहे थे, और जिसका रीजन ये था कि वो लोग नॉन ब्राह्मण्स थे। हाँ, जो पार्टी थी जो अभी भी इलेक्शन में पार्ट ले रही थी, वो लोग कौन थे? नॉन ब्राह्मण्स थे। और उन लोग इसलिए पार्ट ले रहे थे क्योंकि वो चाहते थे कि अगर किसी तरह हम हमारी पार्टी सिलेक्ट हो जाती है, हम इलेक्ट हो जाते हैं, तो हम ब्राह्मण से भी ऊपर हो जाएंगे, या फिर ब्राह्मण जितना पावर हम में आ जाएगा, जो कि सबको चाहिए होता है। ठीक है, ठीक है, समझ आ गया। नाउ स्वदेशी, द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। स्वदेशी goods, especially cloth, got a great impetus. Foreign goods were boycotted, liquor shops picked, and foreign cloth burnt in huge बॉनफायर्स। ठीक है, तो अभी ये क्या बोल रहा है कि जो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की वजह से क्या हुआ कि जो हमारा स्वदेशी प्रोडक्ट्स थे, जो हमारे देश के प्रोडक्ट्स थे, उनका बहुत फायदा हुआ, हमारे मिल्स या हमारी इंडस्ट्रीज का बहुत फायदा हुआ। क्यों? क्योंकि हमने फॉरेन गुड्स को यूज करना बंद कर दिया था, हमने लिकर यूज करना बंद कर दिया, फॉरेन क्लोथ्स को यूज करना बंद कर दिया, तो इसके वजह से हमारे जो लोग थे उनको बहुत फायदा हुआ। नाउ impact on industry, in many places merchants and traders refused to trade in foreign good or finance foreign trade. Due to this, the demand for Indian textile mills and handlooms went up. The increase in demand provided a big relief to the vanishing textile industry of India. ठीक है, तो इंडस्ट्री में क्या इम्पैक्ट पड़ा, मतलब जितने भी मर्चेंट्स थे या ट्रेडर थे, उन्होंने मना कर दिया फॉरेन गुड्स के इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से, उन्होंने उसके साथ डील करने से मना कर दिया, और इस वजह से अगेन वही हुआ कि हमारे जो इंडियन मिल्स थे या इंडियन हैंडलूम्स थे, उनका बहुत फायदा हुआ। ठीक है, now, movement in the countryside. Though people in the countryside interpreted the idea of Swaraj in their own way, but they participated in the movement on large scale. In Awadh, peasants launched the movement against the talukdars and landlords, whereas the plantation workers launched the movement against the टी estate owners. ठीक है, तो कंट्री साइड में भी इस तरह की बहुत सारी मूवमेंट हुई। ठीक है, इनमें से कुछ क्या है कि क्या बोलते हैं, अवध में जो है पीजेस उन्होंने अपने ही तलुकदार्स और लैंडलॉर्ड्स की तरफ ये मूवमेंट किया। क्यों? क्योंकि वो लोग उनसे बहुत ज्यादा हाई रेवेन्यू मांग रहे थे, तो उनके खिलाफ ये मूवमेंट हुआ। ऑल्दो इट्स नॉट लाइक रियली अ पार्ट ऑफ स्वराज, बट बेसिकली उन्होंने स्वराज को ही एक नए तरीके से देखा, अपने तरीके से देखा, और स्वराज को अपने फायदे के लिए बेसिकली यूज किया। ठीक है। हुँ। और जो प्लांटेशन वर्कर, हाँ, प्लांटेशन वर्कर्स के साथ भी हुआ था, उन्होंने यही मूवमेंट किसके खिलाफ किया? टी एस्टेट ओनर, मतलब वहाँ पे उनको जहाँ लेके मतलब ले जाया गया था, ठीक है? और वहाँ पे उनका आना-जाना बंद हो गया था, लाइक वहीं पे उनसे सालों-साल काम काम कराया जाता था, और वहाँ से उनको भेजा नहीं जाता था, बेसिकली उनको अपने घर वालों से मिलने नहीं दिया जाता था। उन लोगों ने भी मूवमेंट किया अपने मालिकों के खिलाफ। नाउ पीजेंट्स इन रूरल एरियाज। ठीक है, तो सब सेकंड पॉइंट वही है, पीजेंट्स इन रूरल एरियाज। ठीक है, तो जो रूरल एरियाज में जो पीजेंट्स थे, उन्होंने भी बहुत योगदान दिया है इसमें। क्यों? क्योंकि उनको बहुत ज्यादा टैक्सेस पे करना पड़ता था, उनको बहुत ज्यादा रेवेन्यू पे करना पड़ता था। कुछ लोगों ने जो रेंट पे लेके रखी थी, ठीक है, जिन्होंने रेंट पे लेके रखी थी जमीनें, उनको उनको वो टैक्सेस भी, वो रेंट भी पे करना पड़ता था, साथ में टैक्सेस भी पे करने पड़ते थे। तो ये सारी जो चीजें थी वो पॉसिबल नहीं हो पा रही थी एक पुअर फैमिली के लिए या एक पुअर पीजेंट्स के लिए, तो उन्होंने भी इस मूवमेंट में अच्छे से पार्ट लिया। नाउ participants in the countryside, the movement was led by the peasants, tribals, and the local leaders. For example, in Awadh, it was Baba Ramchandra Sannyasi, who had earlier been to Fiji as an in इंडेंचर लेबर। ठीक है, इंडेंचर्ड लेबर। ठीक है, तो ये चीजें जब कंट्री साइड में भी बहुत लोगों ने पार्ट लिया, जैसे कि कुछ फार्मर्स, कुछ ट्राइबल्स, कुछ लोकल लीडर्स। ठीक है, और जैसे कि अवध में अगर हम देखें, तो अवध की अगर हम इंसिडेंट बात करें, तो वहाँ पे बाबा रामचंद्र सन्यासी, ठीक है, इन्होंने भी पार्ट लिया, जो कि एक बार फिजी भी जा चुके थे, एक लेबरर बन के। ठीक है, एक मजदूर बन के। तो ये आगे का पॉइंट है, व्हाई रूरल पीपल पार्टिसिपेटेड। तो ये जो गांव के लोग थे, उन्होंने क्यों पार्टिसिपेट किया? द मूवमेंट हियर वाज नॉट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स बट अगेंस्ट तालुकदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स। द प्रॉब्लम्स ऑफ द रूरल पीपल वर डिफरेंट फ्रॉम दोस ऑफ द अर्बन पीपल। ठीक है, तो यहाँ पे जो बेसिकली लड़ाई थी, जो रूरल पीपल की जो लड़ाई थी, वो एक्चुअली उनकी नहीं थी, मतलब स्वराज के लिए नहीं थी, बेसिकली ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ नहीं थी, ये थी
कि अपने तलुकदार और लैंडलॉर्ड्स, वो लोग जिनसे इन्होंने मे बी कोई लोन लिया हुआ है, जमीन रेंट पे ली हुई है, उन लोगों के साथ, बेसिकली सेठ लोगों के साथ इनकी लड़ाई थी। क्यों लड़ाई थी? क्योंकि इनको उनको मतलब ये जितने भी फार्मर्स थे, रूरल पीपल थे, इनको बहुत ज्यादा रेवेन्यू पे करना पड़ा था, इन लोगों को बहुत ज्यादा टैक्सेस पे करने पड़ रहे थे इन लोगों को, और इससे इनको प्रॉब्लम थी। द तलुकदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स वर डिमांडिंग वेरी हाई रेंट, जैसे मैंने बताया उनको वो बहुत ज्यादा रेंट्स मांग रहे थे, और बहुत सारे अलग अलग तरह के भी टैक्सेस मांग रहे थे। पीजेंट्स हैड टू डू बेगरेंट वर्क एट द लैंडलॉर्ड्स फार्म्स विदाउट एनी पेमेंट, ठीक है। तो उनको बेसिकली ये बेगर बनना पड़ रहा था, बेगर वाले काम करने पड़ रहे थे, मतलब कि उनको वहाँ पे काम भी करना है, ठीक है, और उनको उसके पैसे भी नहीं मिल रहे थे। तो इस तरह के काम करने पड़ रहे थे अपने टैक्सेस को चुकाने के लिए, अपने रेवेन्यूज को चुकाने के लिए, अपने लोन्स को चुकाने के लिए। Now, third point is the peasants had no security of tenure. They were regularly evicted so that they could acquire no security of सॉरी, ठीक है। तो द पीजेंट हैव नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, मतलब कि उनको कब छूट मिलेगी, या उनको कब सैलरी मिलेगी, क्या उनको कभी पैसे मिलेंगे, उनके रेंट वगैरह, उनकी खुद की जमीन, तो उनकी खुद की प्रॉपर्टी, इसकी कोई कोई श्योरिटी नहीं थी, कोई सिक्योरिटी नहीं थी, ठीक है। मतलब देर वॉज नो बडी जो उनके उनके इंटरेस्ट को, उनके लोन को देख रहा हो, ठीक है। वो जैसे वो लोग उनको रखना चाह रहे थे, जिनसे भी उन्होंने लोन लिया, जैसे वो लोग उनको रखना चाहते थे, उनको वैसे रहना पड़ रहा था। As the problems of these people were different, the demands were also different. The peasant movement demanded, क्योंकि इन लोगों की प्रॉब्लम्स डिफरेंट थी, इसलिए उनके डिमांड्स भी डिफरेंट थे, ठीक है। तो पीजेंट्स की जो मूवमेंट थे वो क्या डिमांड कर रहे थे? रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। सबसे पहले तो ये जो उनसे टैक्स लिया जा रहा था, उसको उसको कम किया जाए। अबॉलिशन ऑफ बेगर, ठीक है। ये बेगर मतलब कि काम भी करो और पैसे भी नहीं मिलेंगे तुमको, ठीक है। तो ये बेगर वाले काम बिल्कुल नहीं होने चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, मतलब जितने भी जमीनें हैं उसको वापस रीडिस्ट्रीब्यूट कर दो, जितनी भी जमीनें तुमने ली है या तुम्हारे पास है, उसको वापस रीडिस्ट्रीब्यूट कर दो। सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स, ठीक है। और ये जितने भी ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स थे, ठीक है, जितने भी लोग जिन्होंने लोगों को ऑप्रेस करके रखा था, सप्रेस करके रखा था, अपने अंदर दबा के रखा था, वो क्या करो, उन लोगों को सोशल बॉयकॉट कर दो, मतलब सोसाइटी से हटा देना चाहिए, ठीक है। नाउ ways of protest. The movement in the countryside had a different angle. In many places, Nai Dhobi bands were organized by the panchayat to deprive the landlord of the service of barbers, cobblers, washermen, etc. ठीक है। तो ये मूवमेंट जो था उसने बहुत अलग अलग तरह का एंगल लिया, मतलब बहुत तरीके से ये चीजें हो रही थी, ठीक है। सबसे पहले तो नई नई धोबी बांस बनाए गए, उसमें क्या हुआ, पंचायत ने बनाए थे ये, और इसमें क्या हो रहा था बेसिकली कि जितने भी ये सर्विसेज हैं, जैसे कि बार्बर्स, कॉबलर्स, वॉशरमैन, ये जितने भी सर्विसेज हैं, ये इन लोगों को नहीं दिए जाएंगे, बेसिकली लैंडलॉर्ड्स को नहीं दिए जाएंगे। इवन नेशनल लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू वेंट टू विलेजेस इन अवध टू नो द ग्रीवेंसेस ऑफ द पीपल, ठीक है। फिर जवाहरलाल नेहरू भी गांव में आए, अवध में आए, ठीक है, और वहाँ उनसे पूछा कि तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, क्यों तुम लोग मतलब ये मूवमेंट किस लिए हो रहा है। बाय October, the Awadh Kisan Sabha was set up headed by Jawaharlal Nehru. तो बाय अक्टूबर सॉरी, ठीक है। तो अक्टूबर में क्या हुआ, बाय अक्टूबर अवध किसान सभा बना, मतलब एक सभा बनी, अवध किसान सभा बनी, जिसको कौन लीड कर रहा था, जवाहरलाल नेहरू लीड कर रहे थे, और बाबा रामचंद्र और कुछ और लोग मिलकर इसको लीड कर रहे थे। When the movement spread in 1921, the house of talukdars and merchants were attacked. The movement turned violent, which was not liked by some of the Congress leaders. तो जैसे ही ये मूवमेंट चालू हुआ, तो इसका अफेक्ट क्या पड़ा बेसिकली, हाँ, तो इसका इफेक्ट ये पड़ा कि इसकी वजह से बहुत सारे लोग वॉयलेंट हो गए जैसे ही मूवमेंट चालू हुआ, और कुछ तलुकदार और कुछ लैंडलॉर्ड्स के घर पे अटैक भी हुआ। अगेन वॉयलेंस इंक्लूड हुआ, जो कि हमें नहीं इंक्लूड करना था, ठीक है। Mm, then came our tribal people. Most of the tribal people were dependent on forest for their livelihood, but under the new forest policy, the government had put several restrictions on the people, closing large forest area for the tribal people, forcing the local people to contribute beggar, preventing people from entering the forest to graze their cattle or to collect fuel wood and fruits, ठीक है। तो बेसिकली जो ट्राइबल पीपल थे, उन लोगों ने भी इस मूवमेंट में पार्ट लिया, और उनकी क्या प्रॉब्लम थी ब्रिटिशर्स से, उनकी प्रॉब्लम ये थी कि जितने
जितनी भी फॉरेन लैंड थी, ठीक है, सॉरी फॉरेन लैंड बोली, जितनी भी फॉरेस्ट लैंड थी, ठीक है, उसको ब्रिटिशर्स ने ऑक्यूपाई कर लिया था, क्योंकि वो उससे अपनी बिजनेस कर रहे थे। लेकिन जो ट्राइब्स थी बेसिकली वो कहाँ रहती है, फॉरेस्ट में रहती है, और उनका सारा काम फॉरेस्ट से ही होता है। तो अब उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि अगर उनको ट्राइब्स को फॉरेस्ट से हटा दिया गया तो वो अब कहाँ से खाएंगे, कहाँ से पिएंगे, उनका सब कुछ जंगल से होता था। तो उनको अपने ही जंगल में एक्सेस नहीं दिया जा रहा था। तो कैसे क्लोजिंग लार्ज फॉरेस्ट एरिया फॉर द ट्राइबल पीपल, मतलब कि बहुत सारे बड़े बड़े फॉरेस्ट एरिया को बंद कर दिया गया ट्राइबल पीपल के लिए। फोर्सिंग द लोकल पीपल टू कंट्रीब्यूट बेगर, मतलब कि लोकल पीपल को फोर्स करा जा रहा था कि तुम बेगर में कंट्रीब्यूट करो। बेगर मतलब अगेन तुम काम करो लेकिन हम तुम्हें पैसे नहीं देंगे, फोर्सफुली तुमसे काम कराया जाएगा। प्रिवेंटिंग पीपल फ्रॉम एंटरिंग द फॉरेस्ट टू ग्रेज देयर कैटल्स और टू कलेक्ट फ्यूल वुड्स एंड फ्रूट्स, ठीक है, उनको रोका जा रहा था कि तुम अपने कैटल्स को, मतलब अपनी गाय भैंस बकरी को अंदर आके घास वास पेड़ पौधे नहीं खिला सकते, ठीक है, और तुम यहाँ से लकड़ियां भी और फल फ्रूट कुछ भी नहीं लेके जा सकते। All these steps enraged the hill people. Not only were their livelihoods affected, but they felt that their traditional rights were not being denied, also being denied. So the people revolted. ठीक है, तो इस वजह से जो हिल पीपल थे उन्होंने भी मूवमेंट में पार्ट लिया। उनको लग रहा था कि उनकी तो सबसे पहले तो उनका लाइवलीहुड अफेक्ट हो गया और उनकी जो ट्रेडिशनल राइट्स थी वो भी उनसे छीन ली गई। नाउ फोर्थ इज प्लांटेशन वर्कर्स। For plantation workers in Assam, freedom meant the right to move freely in and out of the confined space in which they were enclosed, and it meant retaining a link with the village from which they had come। ठीक है, तो प्लांटेशन वर्कर्स जो थे आसाम में, उनके लिए क्या था, उनको क्या करना था, वो चाहते थे कि हमें वापस हमारे गांव ले जाया जाए, क्योंकि वहां उनका ऐसा रूल था, प्लांटेशन वर्कर्स एक्ट ऐसा कुछ बना हुआ था, और उनका उनमें ऐसा रूल था कि अगर तुम एक बार आ गए तो हमारी परमिशन के बिना तुम इधर से जा नहीं सकते, और उनको परमिशन रेयरली मिलती थी। ठीक है, द गवर्नमेंट हैड पास द इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट। ठीक है, तो याद रखना इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट 1855 1859, अंडर विच प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट permitted to leave the tea estates which without permission, and in fact they were rarely given such permission। तो जैसे मैंने बोला कि उनको परमिशन नहीं दी जाती थी, इनफैक्ट उनको बहुत ही रेयरली परमिशन मिलती थी। When the plantation workers heard of the non-cooperation movement, thousands of them defied the authorities, left the plantations and headed towards their homes। तो जब उनको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में पता चला तो उन्होंने क्या किया, थाउजेंड्स ऑफ पीपल ने अथॉरिटीज से लड़कर फाइट करके वहां पे किसी तरह वो लोग वहां से निकल गए, प्लांटेशन के काम को छोड़ दिया और वापस अपने गांव की तरफ जाने लगे। The plantation workers believed that Gandhi Raj was coming and everyone would be given land in their own villages। तो ऐसा गांधी जी ने कुछ बोला नहीं था, लेकिन उन्होंने ये बिलीव किया कि शायद अब गांधी राज आ रहा है तो सबको अपने ही गांव में एक जमीन मिलेगी। ठीक है, नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। So 3 more questions. So what is question number 5? Discuss the salt march to make clear why it was an effective symbol to resistance against colonialism। तो अब ये बोल रहे हैं कि बताओ सॉल्ट मार्च कैसे एक इफेक्टिव मेजर था, सॉल्ट मार्च क्यों एक बहुत इफेक्टिव मेजर साबित हुआ इस कॉलोनियलिज्म से या ब्रिटिशर्स से लड़ने में। तो पहला पॉइंट देखते हैं। इट वॉज द फर्स्ट टाइम दैट इंडियन लीडर डिसाइडेड टू वायलेट लॉ। People were now asked not only to refuse cooperation with the British but also to break colonial laws। ठीक है, तो ये पहली बार था जब जो इंडियन लीडर्स थे वो लॉ को वायलेट कर रहे थे। अभी तक सिर्फ नॉन कॉपरेशन हो रहा था, लेकिन अब हम उनके लॉ को भी नहीं मान रहे थे। तो ये पहली बार था जब इंडियन लीडर्स जो थे लॉ को वायलेट कर रहे थे। जो सारे लोग थे उनको सिर्फ कॉपरेशन नहीं करने से तो, मतलब कॉपरेट करने से तो मना कर ही दिया गया था, साथ में कॉलोनियल लॉस को ब्रेक करने के लिए भी कहा गया था, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है। thousands of Indians in different parts of the country broke the salt law, manufactured salt and demonstrated in front of government salt factories। ठीक है, बहुत सारे लोग इंडिया के अलग अलग पार्ट से उन्होंने खुद सॉल्ट बनाया, सॉल्ट लॉ को तोड़ा और सॉल्ट फैक्ट्री जो ब्रिटिशर्स ने बनाई हुई थी उसके सामने डिमॉन्स्ट्रेट किया। As the movement spread, foreign cloth was boycotted and liquor shops were picketed। ये मूवमेंट जैसे जैसे बढ़ा, फॉरेन क्लोथ जो था उसे बायकॉट कर दिया गया, उसे अब यूज नहीं करा गया, लिकर शॉप जो थे वो बंद हो गए। Peasants refused to pay revenue and चौकीदारी's taxes, villages officials resigned, and in many places forest people violated forest laws, going into reserve forest to collect wood and graze cattle। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, ये मूवमेंट जैसे जैसे आगे बढ़ा तो पीजेंट्स जो थे उन्होंने टैक्स देना बंद कर दिया, सारे लॉज को मानना बंद कर दिया, फॉरेस्ट पीपल ने भी फॉरेस्ट में घुसना चालू कर दिया जहाँ पे उनको घुसना मना था। Worried by the development, the colonial movement began arresting the Congress leaders one by one।
This led to violent clashes in many places. Angry crowd demonstrated in the streets, facing armed cars and police firing. Many were killed. ठीक है, तो ये मूवमेंट जैसे जैसे आगे बढ़ा तो क्या हुआ कि कॉलोनियल गवर्नमेंट डर गई और उन्होंने कांग्रेस के लीडर्स को धीरे धीरे अरेस्ट करना चालू कर दिया। जब कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स अरेस्ट होने चालू हो गए तो जो लोग थे उनको बहुत गुस्सा आया, वो स्ट्रीट्स पे उतर आए, वो वायलेंस करने लगे और जब वो वायलेंस करने लगे तो ब्रिटिशर्स भी वायलेंस करने लगे और बेसिकली ये पूरा मूवमेंट बहुत ही वायलेंट हो गया और इसमें कई लोग मारे गए। When Mahatma Gandhi himself was arrested, industrial workers in Sholapur attacked police posts, municipal buildings, law courts and railway stations, all structures that symbolized the British rule. ठीक है, तो जब महात्मा गांधी को भी अरेस्ट कर लिया गया तब भी क्या हुआ, जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे शोलापुर में शोलापुर में उन्होंने पुलिस पोस्ट को अटैक किया, म्युनिसिपल बिल्डिंग्स को अटैक किया, लॉ कोर्ट्स को, रेलवे स्टेशन को, जितनी भी ब्रिटिश बिल्डिंग थी उन सबको उन्होंने अटैक करना चालू किया। 6. The outcome of the movement was the Gandhi-Irwin Pact, which was signed by Gandhi with Irwin on 5th March 1931. By this Gandhi-Irwin Pact, Gandhiji consented to participate in a round-table conference in London, and the government agreed to release the political prisoners. ठीक है, तो फिर ये पूरा जो ये जितनी भी चीज चालू हुई थी सॉल्ट मार्च से, वो खत्म कब हुई, जब गांधी इरविन पैक्ट हुआ। गांधी जी ने इरविन के साथ 5 मार्च 1931 को एक पैक्ट साइन किया जिसके हिसाब से वो दोनों मिलकर एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने वाला था लंदन में। ठीक है, और इसके हिसाब से जो गवर्नमेंट थी उसको प्रिजनर्स को रिलीज भी करना था। तो ये था पूरा 5th why salt march is so important in this freedom struggle. Now imagine you are a woman participating in the civil disobedience movement. Explain what the experiences meant to your life. Or women played a very important role in the civil disobedience movement. Explain. ठीक है, तो अब दोनों ही एक जैसे क्वेश्चन है, एक ही आंसर होगा इनका कि बताओ वुमेन का बेसिकली क्या रोल था इस मूवमेंट में। So women participated in large numbers in the civil disobedience movement. During the movement, thousands of women came out of their homes to listen to Gandhi ji. ठीक है, तो जो वुमेन्स थे उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बहुत ही लार्ज स्केल पे पार्ट लिया। ठीक है, गांधी जी को सुनने के लिए बहुत सारी औरतें निकल कर आई, बाहर निकल के आई। दे पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट मार्चेस, मैन्युफैक्चर सॉल्ट एंड पिक्ड फॉरेन क्लोथ्स एंड लिकर शॉप। तो उन्होंने भी वो सारे काम किए जो बेसिकली मेल्स कर रहे थे। उन्होंने मार्चेस में प्रोटेस्ट किया, सॉल्ट मैन्युफैक्चर किया, फॉरेन क्लोथ को छोड़ दिया और लिकर शॉप्स को मतलब लिकर शॉप्स को भी अवॉइड किया। मेनी वर पुट टू जेल बाय द पुलिस, और उनमें से भी कई लोग जेल गई पुलिस के द्वारा, वो लोग भी अरेस्ट हुई। Moved by Gandhiji's call, they began to see service or to the nation as a sacred duty of women. ठीक है, तो गांधी जी के कॉल के वजह से उनको भी लगा कि ये हमारी सबकी ड्यूटी है, इंक्लूडिंग वुमेन्स भी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई डिड द पॉलिटिकल लीडर्स आफ्टर डिफर शार्पली ओवर द क्वेश्चन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स। ठीक है, तो क्यों ये जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उनको अपनी सेपरेट इलेक्टोरेट्स चाहिए थी, अपनी सेपरेट इलेक्शंस चाहिए थी। By the system of separate electorates, we meant such a system when people of one religion only vote for candidate of their own religion. Using such a system was a mischief of the British government, who wanted to divide the people to weaken the national movement. By doing so, the British wanted to prolong their stay in India. ठीक है, तो जो डिफरेंट इलेक्टोरेट्स मतलब कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स मतलब कि अलग अलग इलेक्शन होगी और जो भी सेम रिलीजन के लोग हैं वो सेम इलेक्शन को सेम इलेक्शन में पार्ट लेंगे, सेम बंदे को वोट करेंगे। ठीक है, तो ये क्या था, ये बेसिकली एक मिसचीफ था, मतलब कि ये बेसिकली हम इंडियंस को तोड़ने की टेक्निक थी ब्रिटिशर्स की। ठीक है, इससे होगा क्या, अगेन हम टूट जाएंगे, हमारी जो यूनिटी है वो खत्म हो जाएगी और ब्रिटिशर्स और इंडिया में रह पाएंगे। तो ये बात थी। The different political leaders differed over the question of separate electorates because of the following reasons. तो जो बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स थे उनके डिफरेंट ओपिनियंस था इसकी तरफ, उसके कुछ कारण हैं जो कि ये है। सबसे पहला, द कांग्रेस लीडर अपोज द पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंस्टिगेटिंग डिफरेंट पीपल्स इन डिमांडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स. They knew well that it was all the mischief of the British government, who encouraged different people to ask for different separate electorates, because such a policy would weaken the national movement and prolong Britishers' stay in India. The Congress leaders were one and all in favor of joint electorates. ठीक है, तो जो कांग्रेस लीडर थे उन्होंने मना कर दिया था सेपरेट इलेक्टोरेट्स की वजह से। ठीक है,
जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सजेस्ट किया था, क्यों मना कर दिया था? क्योंकि उनको पता था कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की एक खराब चाल है, जिससे ये होगा कि जो नेशनल मूवमेंट में जो लोग यूनाइट हुए हैं, उनकी यूनिटी जो है वो टूट जाएगी और इसकी वजह से वो और ज्यादा दिन के लिए इंडिया में रह पाएंगे। और ये जो कांग्रेस लीडर थे वो किसके फेवर में थे? जॉइंट इलेक्टोरेट, मतलब कि सबका एक ही इलेक्शन होना चाहिए। सेकंड, द मुस्लिम लीडर्स लाइक Muhammad Iqbal and Mr. Jinnah asked for separate electorates to safeguard the political interest of the Muslim. In their opinion, the majority of the people were Hindus, and so in case of joint electorate, the Muslim would have little chance of winning the seats. As such, they could always be at the mercy of the Hindus. तो मुस्लिम लीडर्स थे मोहम्मद इकबाल और मिस्टर जिन्ना, ठीक है। तो ये क्या चाहते थे? ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स के फेवर में थे, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि जो मुस्लिम है वो इंडिया में माइनॉरिटी है, तो अगर अगर हम एक कॉमन इलेक्शन रखेंगे तो मोस्टली जो सीट्स होंगी वो हिंदूज को ही मिलेंगी, मुस्लिम्स को नहीं मिलेंगी, और इस वजह से शायद मुस्लिम्स को हमेशा हिंदूज की मर्जी के तले रहना पड़ेगा, मतलब हमारे हिंदूज के दया के तले रहना पड़ेगा। Now, third point, the leader of the depressed class, Dr. B.R. Ambedkar, also asked for separate electorates because in the joint electorate, he feared the dominance of the upper electorate of the upper caste Hindus in the election. By the Pune Pact, he, however, agreed to have joint electorates with the Hindus, provided the seats for the depressed class were fixed or reserved in the provincial and central legislative council. ठीक है, तो थर्ड जो थे हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उनको भी यही, वो भी यही चाहते थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए, सेपरेट इलेक्शन होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि जो दलित्स हैं, जो लो कास्ट कम्युनिटी है, जो लो कास्ट पीपल है, वो कभी टॉप पे नहीं जा पाएंगे अगर मेन या कॉमन जॉइंट इलेक्टोरेट हुआ या फिर एक ही इलेक्शन हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हायर कास्ट पीपल है, जो अपर कास्ट पीपल है, वो अपने ही लोगों को ऊपर पहुंचाएंगे और दलित को चूज नहीं करेंगे। ठीक है, तब भी इसलिए वो एक पूना पैक्ट साइन किया गया गांधी जी और ये बी आर अम्बेडकर के द्वारा। ठीक है, जिसमें क्या बोला गया था? जिसमें ये लिखा गया था कि इलेक्शन तो सेपरेट नहीं होंगे, इलेक्शन तो जॉइंट ही होंगे, लेकिन होगा ये कि जो शेड्यूल्ड कास्ट होंगे उनके कुछ रिजर्व्ड सीट्स होंगी। ठीक है, तो ये हो गया नाउ। हाँ, तो आउटकम, लॉर्ड इरविन अनाउंस्ड इन अक्टूबर 1920 अ वेग्यू ऑफर ऑफ डोमिनेंट स्टेट फॉर इंडिया। ठीक है, तो ये अपना पूरा आंसर था, ये अपनी पूरी बैक एक्सरसाइज थी। ठीक है, अब अभी नेक्स्ट चैप्टर चालू करते हैं अपन अगले वीडियो से। ठीक है, बाय।